तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखते होंगे। और बार बार करते हैं, हर वीडियो में हम लगभग ये इस बात को जिक्र करते हैं कि रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन अगर नहीं आप करते हैं तो वो आपका व्यर्थ है क्लास किया होगा, क्योंकि क्लास सिर्फ कर लेने नाम मात्र से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम लोग दो सीरीज को लेकर चल रहे हैं, एक पॉलिटी को और दूसरा इतिहास को। आज हम लोग पॉलिटी ही पढ़ेंगे और पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, तो आज संघ शुरुआत करेंगे। संघ में आज हम लोग क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति हम लोग आज पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं, उसकी योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, वेतन क्या है, इन सभी चीजों पे विस्तार रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति हमारे संविधान के, अगर संघ की बात किया जाए तो संघ हमारे संविधान में भाग 5 में और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका की जो अनुच्छेद है 52 से 78 तक। अब इसी बीच में राष्ट्रपति भी आते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक। तो आज सारे अनुच्छेद भी हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका, यानी इसके राष्ट्रपति जो होते हैं देश का प्रथम नागरिक होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। और जो कार्यपालिका शक्ति होता है वो राष्ट्रपति में ही निहित होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति में ही निहित होता है। और ये अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगा। और ये राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। क्या होता है, प्रधान होते हैं। और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे औपचारिक बोला गया, औपचारिक प्रधान हुआ राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर वास्तविक प्रधान की बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, वास्तविक प्रधान। और यहाँ पे देखा जाए जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होते हैं, और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करते हैं। फिर से सुनिएगा, जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है वो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस ओवरव्यू देख लिए। अब इसका देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, चुनाव में भाग कौन लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत में चुनाव दो तरीके से, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जनता लोग सीधे भाग लेते हैं, यानी जनता लोग के द्वारा वोटिंग किया जाता है। अब प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यों के विधानसभा, पंचायत का चुनाव होता है, फिर नगर निगम का चुनाव होता है, ये सब प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है सब अप्रत्यक्ष तरीके से ही होता है। और एक चीज देखा जाए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति को फॉलो किया जाता है। मतलब कि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है, जो निर्वाचक मंडल होते हैं, निर्वाचक मंडल में भाग कौन कौन लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें भाग लेने वाले जो होते हैं वो संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। कहाँ पे, राष्ट्रपति के चुनाव में। यहाँ पे देखेंगे निर्वाचित सदस्य। ठीक उसी तरह अगर राज्य की देखा जाए तो राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यानी कि संसद के दोनों सदन का निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब केंद्र शासित में वर्तमान में देखा जाए तो दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि भाग लेते हैं। पहला एक हो गया दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। ये दो यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जो भाग लेते हैं। और यहाँ के
दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें भाग कौन नहीं लेते हैं? तो भाग नहीं लेने वाले जितने भी, यानी कि जो संसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य होंगे और राज्य विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे और जो केंद्र शासित के विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे, ये सब निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। फिर से सुनिएगा, निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? निर्वाचित मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो लोग भाग नहीं लेते हैं। किसमें? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। हाँ, अगर बात की जाए, यहाँ पे हम इस चीज को मेंशन कर दिए कि किसी भी सदन का मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहला जो योग्यता है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा, कम से कम उम्र 35 वर्ष पूरा कर लेना हो, मतलब कंप्लीट कर चुका हो, 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। ये राष्ट्रपति के लिए 35 है, ये राष्ट्रपति के लिए 35 है। अब लोकसभा, जो तीसरा है योग्यता, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद लाभ के पद पर ना होना, लाभ के पद पर ना होना। तो दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े, चुनाव के बारे में पढ़े, योग्यता के बारे में पढ़े। अब राष्ट्रपति की जो शक्ति है, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ते हैं इस स्लाइड को इरेज करने के बाद। तो चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितने? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना पद को कार्यकाल के दौरान भी त्याग सकते हैं। अब त्याग सकते हैं, अपना जो त्याग पत्र होता है, त्याग पत्र जो होता है उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्र को देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर शपथ की बात करें तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति को। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ करवाया जाता है राष्ट्रपति को। फिर से देखिएगा, कार्यकाल 5 वर्ष। अब कार्यकाल के दौरान भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं किनको? तो उपराष्ट्रपति को। और महाभियोग प्रक्रिया से भी अपने उनको पद से हटाया जा सकता है। शपथ की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा दिलाया जाएगा। और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे, उनके द्वारा शपथ करवाया जाएगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है। कि राष्ट्रपति को इस देश के लिए, या जो संवैधानिक प्रधान माना जाता है, बल्कि संवैधानिक प्रधान है, उनको क्या क्या शक्ति दिया गया है संविधान के द्वारा। तो सबसे पहला जो शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। इस शक्ति के प्रयोग करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का गठन करते हैं, राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल हो गए संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उसको भी ये नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। फिर जो सीएजी कैग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको भी अध्यक्ष करते हैं कौन? नियुक्ति करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। यहाँ पे राज्यपाल हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, ये सब जो पद ग्रहण करते हैं, पश्चात पर्यत पद ग्रहण करते हैं। जब भी चाहेंगे राष्ट्रपति इन सबको हटा सकते हैं, जब भी मन हुआ। जैसे आप लोग देखते होंगे कि राज्यपाल को एक राज्य से दूसरा राज्य स्थानांतरित कर दिया गया या फिर पद से हटा दिया गया, तो ये सब कार्य राष्ट्रपति जब मन हो तब कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी और मंत्री परिषद का जो होता है, जो पद ग्रहण करते हैं, इस आधार पर पश्चात पर्यत ग्रहण करते ये दिया जाता है, चाहे मंत्री परिषद हो चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री को जब मन हो तब राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में
जब तक का बहुमत अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को है लोकसभा में, जब तक बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पे बने रहेंगे। जैसे ही अगर बहुमत खत्म होता है, यानी कि बहुमत नहीं मिल पाता है, तो प्रधानमंत्री अपने त्याग पत्र या फिर प्रधानमंत्री बनते ही नहीं है जब तक कि ये नहीं करते हैं, बहुमत नहीं प्रूफ कर पाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं विधायी शक्ति में क्या क्या आता है। तो विधायी शक्ति में संसद के सदन को बुलाना, फिर भंग करना, जो सदन है उसको भंग करना, फिर उसके बाद लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हाँ, फिर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। फिर अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। विधायी शक्ति के अंतर्गत देखा जाए तो संसद के सदन का बुलाना, फिर संसद के जो सदन है उनको ये करना, भंग करना, और संयुक्त ज्वाइंट जो सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। हाँ, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये भी विधायी शक्ति ही है किसका, तो राष्ट्रपति का। उसके बाद देखा जाए तो वित्तीय शक्ति, बजट जो लाया जाता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद के पटल पे रखवाया जाता है। अगर देखा जाए विधायी शक्ति में तो जो बजट है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद के पटल पे रखवाया जाता है। और वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया जा सके, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया जा सके। फिर वही न्यायिक शक्ति की बात की जाए तो क्षमा दान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का भी अधिकार है। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद देखा जाए सैन्य शक्ति की बात की जाए तो तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी सर्वोच्च होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च या प्रमुख होते हैं कौन, तो राष्ट्रपति। फिर उसी तरह देखा जाए तो कूटनीतिक शक्ति में क्या है, तो राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये चीज भी समझ पाए होंगे। इसके बाद एक और शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, और वो थोड़ा सा हमको समझाना होगा, इसी वजह से हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, अगला स्लाइड में इसको। हाँ तो दोस्तों चलते हैं हम लोग, जो कुछ शक्तियां बाकी बचा हुआ था उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। अब इस शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति तीन तरह के आपातकाल लगा सकते हैं। पहला कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ये जो लगाया जाता है इसे बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह इन तीनों के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। फिर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 2 मतलब अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 ये दोनों के तहत लगाया जाता है। लेकिन कब इसका 356 का इस्तेमाल कब किया जाता है, 365 का इस्तेमाल कब किया जाता है, वो अभी हम बताते हैं। फिर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। अगर देखा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 जो बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पे होता है, तब जो नागरिकों का मूल अधिकार जो होता है वो कुछ समय के लिए निलंबित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप समझिएगा अनुच्छेद 19 में जो भी फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 358 के प्रयोग करके निलंबित कर दिया जाता है। कब, जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग
बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो। और बाद बाकी जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 359 यानी 359 अनुच्छेद 359 के तहत बाकी जो बचे अनुच्छेद है मूल अधिकार है वो सब निलंबित होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों को कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाता है। फिर से सुनिएगा कि जो ये अनुच्छेद 352 है, ये अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण या युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह, ये सशस्त्र विद्रोह के जगह पे आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उस शब्द को यानी कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके ये सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड किया गया है। फिर देखा जाए तो अगर इन दोनों आधार पे यानी कि बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पे अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 358 के तहत, फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद 358 के तहत जो हमें अनुच्छेद 19 में फंडामेंटल राइट दिया गया है वो निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी जो बचा हुआ है फंडामेंटल राइट वो अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित होता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, तो हम आशा करते हैं कि आप ये चीज समझेंगे। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तब उसमें किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट का निलंबित नहीं किया जाता है। अगर देखा जाए राष्ट्रीय आपातकाल देखा जाए तो अभी तक 3 बार लगा हुआ है। एक मिनट दोस्तों, 1961, 1972, 1975, ये दोनों जो 1961 और 1972 में जो लगा था वो बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर ही लगाया गया था। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी के सरकार के समय ये सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। हम आशा करते हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल आप समझ पाए होंगे। उसके बाद देखा जाए राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। अब अगर ये कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा ये बताया जाता है या कहा जाता है कि संबंधित किसी राज्य में संविधान के अनुसार यानी कि संविधान में जो नियम है, संविधानों का नियम का पालन ना करते हुए राज्य अगर अपना मनमाना तरीका से किया जा रहा है तब अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगर राज्यों के फिर से विवरण दोहराते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत अगर संविधान में राज्य की जो शासन प्रशासन है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तब यह अनुच्छेद प्रयोग किया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन अगर वही देखा जाए 365 कब इस्तेमाल किया जाता है, तब अनुच्छेद 365 तब इस्तेमाल किया जाता है जैसे केंद्र के द्वारा कोई नियम बनाया गया और सभी राज्यों को बोला गया कि फॉलो करो यानी कि उसे लागू करो, लेकिन उसे लागू नहीं कर रहे। मान लीजिए कोई राज्य है जो कि लागू नहीं किया जा रहा है, तब वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 365 का इस्तेमाल करके क्या करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। तो आप समझ पाए हो कि जो राष्ट्रपति शासन है 2 अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है, एक अनुच्छेद 365 और दूसरा अनुच्छेद 356 और दूसरा 365 के आधार पे। तो हम आशा करते हैं कि ये जो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन है मतलब कई बार लगाया जा चुका है। अगर सबसे पहले की बात किया जाए तो 1951 में सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था, सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगाया गया था। क्या? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले की बात कर रहे हैं, 1951 में लगाया गया था सबसे पहले। उसी तरह से अगर देखा जाए द्वितीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि हमारे देश में या किसी राज्य में राजस्व से संबंधित यानी वित्तीय से संबंधित परेशानियां होने वाली है, तब ये वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन अभी तक इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है, अभी तक इस अनुच्छेद का प्रयोग यानी कि आज तक द्वितीय आपातकाल नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये
बहुत गलत चीज है। हाँ, उसके बाद देखा जाए आपातकालीन शक्ति हम लोग देख लिए। उसके बाद देखते हैं वीटो शक्ति। हम लोग वीटो शक्ति देखते हैं। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 यानी कि 111 111 के तहत क्या है, तो वीटो शक्ति। अनुच्छेद 111 के तहत क्या है, तो वीटो शक्ति है। अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्ति है। अब वीटो शक्ति 3 तरह के होते हैं, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और एक पॉकेट वीटो। तो जो पूर्ण वीटो होते हैं वो पूरी तरह से, यानी कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है और उस विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और जब पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं उसी को पूर्ण वीटो कहा जाता है। फिर देखा जाए निलंबनकारी वीटो। तो ये विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस वीटो का प्रयोग कब करते हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए जब वापस भेजा जाता है तब उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। अगर तीसरा की बात करें तो ये पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, तो विधेयक को लंबित करना, यानी कि अपने पास ही रख लेना। ये हम लोग वीटो शक्ति भी देखे हैं, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अब बात आता है क्षमादान के। तो अनुच्छेद 72 ये अधिकार देता है, शक्ति देता है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की। अब एक बात याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति का व्यक्तिगत नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक का ये जो शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 72 के तहत देखा जाता है, इसमें 5 प्रकार के क्षमादान किया जाता है। पहला क्षमादान, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम और 5वां निलंबन। हाँ, तो क्षमादान का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से जो सभी दंडों से क्या हो गया, मुक्त कर दिए। राष्ट्रपति पूरी दंड से, यानी कि सभी प्रकार के दंडों से मुक्त करना ही क्या होता है, क्षमादान कहलाता है। फिर आगे देखते हैं लघुकरण, दंड के स्वरूप में बदलना। हाँ, स्वरूप में बदलना। जैसे मान लिया जाए कि दिया गया क्या, फांसी का सजा दे दिया गया किसी अपराधी को, लेकिन राष्ट्रपति क्या किए, लघुकरण के माध्यम से फांसी ना दिला करके 20 वर्ष का उसका जेल दे दिया गया, कि मतलब कारागार में रहना है। यहाँ पे क्या किया गया है कि स्वरूप में बदला गया। परिहार की बात की जाए तो दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन, बिना अवधि के कम किए दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन। फिर विराम की बात की जाए तो विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कोई महिला जेल में है, हाँ, अब महिला जेल में है तो उस दौरान महिला अगर प्रेगनेंसी है तो उस दौरान विराम दिया जाता है, कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है। हाँ, उसके बाद देखा जाए तो निलंबन की बात की जाए तो विशेष रूप में अगर मृत्यु दंड किसी को दिया जाना होता है तो उस समय ये शक्ति का प्रयोग करते हैं निलंबन, और इसके माध्यम से मतलब दंड को कम या क्षमा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो शक्तियां थी, आपातकालीन, वीटो, क्षमादान, ये सब हम लोग राष्ट्रपति के देखे हैं। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, अब कौन कौन सा राष्ट्रपति बने हैं अभी तक, वो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इस स्लाइड को इरेज करते हैं, उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या बचा हुआ राष्ट्रपति से संबंधित। तो एक अंतिम अगर देखा जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। और ये क्यों चलाया जाता है, तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और ये प्रक्रिया यानी कि महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले, यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित देना होता है। 14 दिन पूर्व क्या देना होता है, तो सूचित करना होता है। और ये संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, ये दोनों सदनों में से किसी में से भी प्रारंभ हो सकता है, कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है। और ये संविधान के, देखिएगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जाता है, आधार पे महाभियोग चलाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो कुल अनुच्छेद है वो एक बार देख लेते हैं एक नजर कि कौन सा अनुच्छेद में क्या है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है,
यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया कि कार्यपालिका शक्ति जो है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसी तरह से 55 देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका यानी रीति कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। फिर देखा जाए 56 तो कार्यकाल या अवधि, 5 वर्ष का होता है जो कार्यकाल, वो उस कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में है। फिर अनुच्छेद 57 की बात किया जाए तो पुनः निर्वाचित होना। देखिए भारत में क्या है नियम कि अगर एक बार राष्ट्रपति बने, अगर राष्ट्रपति बने तो आप कई बार भी बन सकते हैं, एक से अधिक बार बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे, 2 बार के बाद आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप, इसका लास्ट ही टाइम है, एक बार पहले बन चुका था और एक बार अभी बना हुआ है। फिर अनुच्छेद 58 देखा जाए तो राष्ट्रपति की योग्यता। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े पद जो कि सर्वोच्च पद है, देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, लेकिन संविधान में इस बात का कहीं पे भी विवरण नहीं किया गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्वालिफिकेशन से संबंधित कहीं पे भी संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक अगर आप पढ़ के देखते हैं तो कहीं पे भी इस बात का विवरण नहीं है। हाँ, बस योग्यता की अगर बात किया जाए तो भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, बस यही सब है। फिर अगर अनुच्छेद 59 देखा जाए तो अहारता है। क्या अहारताएं हैं? अहारताएं हैं अनुच्छेद 59 में। फिर अनुच्छेद 60 की बात की जाए तो शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। फिर वही अगर देखा जाए अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अनुच्छेद 72 में देखा जाए तो अनुच्छेद 72 में क्या है? तो क्षमादान। और भी अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 123 अध्यादेश। फिर अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, ये और भी तमाम तरह के हैं। लेकिन जो मूल हम लोग को यहाँ से देखना था 52 से 61 तक, ये सब एडिशनल एक्स्ट्रा हम ऐड कर दिए हैं। लेकिन यहाँ तक देखना, उसके बाद फिर आगे देखेंगे 62, 63, 64, 65 क्या है, सब देखते चलेंगे। तो 72 में क्या है? क्षमादान। 123 में क्या है? तो अध्यादेश। 108 में क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन। और ये संयुक्त अधिवेशन जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। हम आपको बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और अध्यादेश जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत से लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 से अध्यादेश लिया गया था। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति से संबंधित पॉइंट थे, जितने भी इंफॉर्मेशन था, हम आप लोगों को बताने की कोशिश किए। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं, एक बार एक नजर हम लोग देख लेते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के अभी द्रौपदी मुर्मू तक कुल अगर क्रम संख्या से देखा जाए तो 16वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इस स्लाइड को इरेज करते हैं और एक बार। तो दोस्तों, हम ये सोच रहे हैं कि यहीं तक इसको रोक देते हैं। अब जो राष्ट्रपति वाला है फिर एक अलग से वीडियो बना देते हैं, करीब 2, 4, 5, 10 मिनट का होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है ये वीडियो पूरा। और हम ये नहीं चाह रहे थे कि 2 क्लासेस का हो, हम सोचे एक ही क्लास से पूरा कंप्लीट कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग यही तक रखते हैं। और आप लोगों से बस यही निवेदन है बार बार कि आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।